स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों आया और इसमें हम लोग क्या किस बारे में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का यहाँ पूरा खेल इसलिए है ताकि हम ये समझ सकें कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में या हमारे एनवायरनमेंट में जिस तरह की अलग अलग वेवलेंथ के बेस पर अलग अलग कलर बन रहे हैं, वेवलेंथ के बिहाफ पर ही हम कलर के सीरीज को डिवाइड कर पाते हैं। कुछ विजिबल रीजन में होते हैं, कुछ इंफ्रारेड रेडिएशंस में होते हैं और कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में होते हैं। हमने पिछली बार ये भी पढ़ा है, हम जानते भी हैं कि जो विजिबल रीजन होता है वही रेडिएशंस, वही वेवलेंथ केवल हमें दिखती हैं और बाकी जो रेडिएशंस है, चाहे वो इंफ्रारेड रेडिएशंस हो चाहे वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो, वो हमें विजिबल रीजन में नहीं दिखती हैं। इसको समझने के लिए एक आसान तरीका किसने, नील्स बोहर ने जनरेट किया था, जिसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक ट्यूब में उन्होंने हाइड्रोजन गैस को फिल किया। एक ट्यूब में उन्होंने हाइड्रोजन गैस को फिल किया और हाइड्रोजन गैस को फिल करने के बाद इन्होंने यहाँ से कुछ करंट प्रोवाइड किया। मतलब यहाँ पर आप मैग्नेटिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर सकते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकते हैं। उन्होंने टेम्परेचर प्रोवाइड भी किया। क्या देखा उन्होंने, ये पाया कि जब थोड़ी देर बाद इन्होंने ये पाया कि यहाँ पर टेम्परेचर पहुंचने के बाद इस ट्यूब में क्या है बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, सॉरी हाइड्रोजन गैस है। इसके अंदर क्या है बच्चों, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस में जब एनर्जी पड़ती है, हीट पड़ती है, हाइड्रोजन गैस से एनर्जी के फॉर्म में रेडिएशंस निकलती हैं। वो रेडिएशंस एक पर्टिकुलर प्लेस से अलग अलग फॉर्म में डाइवर्ट होती है, अलग अलग फॉर्म में डाइवर्ट होती है। जैसे हम देखते हैं कि जो सनलाइट है, सनलाइट सन से निकल करके पृथ्वी पर जब पड़ती है बच्चों, वो भी एक स्पेक्ट्रम का ही काम करती है क्योंकि वो चारों तरफ फैलती है। स्पेक्ट्रम कुछ और चीज नहीं है, किसी भी रेडिएशन का किसी सरफेस एरिया पे टच करके अपने विजिबिलिटी को शो कराना ही स्पेक्ट्रम माना जाता है। अब अलग अलग विजिबिलिटी के स्पेक्ट्रा यहाँ आकर के टकराते हैं। जहां पे रेडिएशंस टकराते हैं उस डिस्प्ले को हम स्पेक्ट्रा बोलते हैं। इसको हम स्पेक्ट्रा कहेंगे, स्पेक्ट्रा कहते हैं। और इसमें जो कलर्स बनते हैं उनको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कलर बोलते हैं। रियलिटी में हुआ क्या होगा मैं आपको बता दूं बेटा, कि जैसे हमने ये आपको बताया कि हाँ हाइड्रोजन गैस है, आप हाइड्रोजन गैस को, आप हाइड्रोजन को समझो। हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है, इस एटम में बीच में न्यूक्लियस होता है और आपके हिसाब से इसके जो आउटर लेयर है या आउटर सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये जो सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ये हमें केवल दिखाया जाता है, बुक्स में लिखा जाता है, बनाया जाता है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही रहे, समझ सको। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके बाहर में और भी सेल्स मौजूद हैं जो हमें नहीं दिखाए जाते क्योंकि उनकी कोई नीड नहीं है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या हुआ, यही बात, जैसे हमने यहाँ गैस थी, हमने यहाँ पे कुछ हीट प्रोवाइड की, तो इसमें जो हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन थे वो जंप करके किसी एक्साइटेड स्टेट में गए होंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन जब हम मान लो सपोज दैट मैंने एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ जब हमने एनर्जी प्रोवाइड की, ये इलेक्ट्रॉन बेटा जंप करके सबसे हायर ग्रुप में, हायर क्लास में, हायर सेल में गया होगा। जब ये हायर सेल में जाता है उसके बाद जब ये रिटर्न होता है, रिटर्न होते समय ये एनर्जी के फॉर्म में बाहर आता है। बच्चों जब ये एनर्जी के फॉर्म में आता है तब उससे हम वेवलेंथ को फाइंड करते हैं। हाँ एक बात और पता होनी चाहिए, जिस समय इलेक्ट्रॉन जिस सेल में आता है उस बिहाफ पर इनकी एनर्जी, इनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। इसी को समझाने के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाया गया। अब आप बात समझो, जैसे आप देख रहे हैं ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है, ये फिफ्थ सेल है, ऐसे बहुत सारे सेल्स। इन सेल का एक स्पेक्ट्रा तैयार किया गया है। कैसा स्पेक्ट्रा, मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। मान लो एक पहली फर्स्ट लाइन आपको इंफिनिटी की दिखाई जाती है, दूसरी आप ऐसे इस तरह से, मैं ये जो बना रहा हूँ ना बेटा, ये सेल नंबर है ऐसा मान लो, ये सेल नंबर है ऐसा मान लो, ये सेल नंबर है। n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5, n is equal to 6 और इस तरह से आप ऊपर भी बना लो, n is equal to 7 और ऊपर बना लो बेटा तो n is equal to infinity। अब ये जो दिख रही है ना बेटा लाइंस, ये आप ये मानो ये सेल्स हैं और आपके पास ये इलेक्ट्रॉन जंप करके अलग अलग सेल्स में गया है। तो इस समय अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि आप इसमें अपनी एनर्जी को फाइंड करोगे तो कैसे करोगे, तो आप देखो
अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अगर मैं फर्स्ट सेल की बात करूं, फर्स्ट सेल की, तो कोई इलेक्ट्रॉन कहां से फर्स्ट सेल में आ सकता है बेटा? तो पहले से फर्स्ट सेल में आ सकता है, और कहां से आ सकता है? दूसरे से फर्स्ट सेल में आ सकता है, और कहां से आ सकता है? तीसरे से फर्स्ट सेल में आ सकता है, और कहां से आ सकता है? चौथे से फर्स्ट सेल में आ सकता है, और कहां से आ सकता है? पांचवें से फर्स्ट सेल में आ सकता है ना। और इन्हीं को मेजरमेंट करके हम लोग अभी इनकी वेवलेंथ पता करेंगे और ये पता करेंगे विजिबिलिटी है या नहीं। इसी तरह से मैं सेकंड की बात करूं तो इसमें भी थर्ड से आ सकता है, इसमें आपका बेटा फोर्थ से आ सकता है, इसमें आपका बेटा 5 से आ सकता है, इसमें आपका बेटा 6 से आ सकता है, यहां से आ सकता है। आप बात करो n में, इसमें आपका 4 से आ सकता है, और अगर आप बात करो बेटा इसमें आपका यहां से आ सकता है, इस तरह से, यहां से भी आ सकता है ये, और यहां से भी आ सकता है। अलग अलग कंडीशन में आप इसको फाइंड कर सकते हैं। इस 4 में बात करो, यहां से आ सकता है। क्यों ये बनाया गया बेटा, मैं आपको दिखाता हूं, आप बात समझना बच्चों, बात समझना, ध्यान देना। इनके अलग अलग नाम भी रखे गए, समझना बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बिहाफ पर। अभी आप देखो, आपने ये बना दिया। अब समझना, सबसे पहली लाइन, ये जो पहली लाइन है, इसमें आपको मिनिमम ये चेक करना है कि मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ कहां है। तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करना है, जिसको मैंने वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला आपको बताया था बेटा, 1/λ = rz² अंडर ब्रैकेट 1/n1² - 1/n2²। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप समझो बच्चा कि हमें किसकी चेक करनी है, हमें यहां पर इसकी चेक करनी है बेटा कि n2 से जब इलेक्ट्रॉन n1 में आता है, यानी केस फर्स्ट ले लो, केस फर्स्ट में आप देखो कि n2 से n1 में आ रहा है, तो क्या होगा आपको पता होना चाहिए बेटा। यहां पर r का मतलब क्या है? r का मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट है बेटा, और रिडबर्ग कांस्टेंट है r बराबर रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू आपको पता है 1.09 इनटू 10 की पावर, आपको यहां पे मैं लिखवा भी दिया हूं, आप देखोगे तो 1.9 इनटू 10 की पावर 7 आप मीटर इनवर्स होता है। इसकी हम जरूरत अभी यूज करेंगे, देखना। अब बच्चों समझो, आपको इस फॉर्मूले से पता करना है कि वेवलेंथ कितनी होगी। आप 1/λ रखो इज इक्वल टू r को अभी सच एज रहने दो, और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, और हाइड्रोजन का z इक्वल टू बेटा z बराबर एटम का नंबर, एटॉमिक नंबर z बराबर 1 ही होगा, तो यहां 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर 1 1 1 ही होगा, इसका कोई मतलब बचा नहीं। अंदर क्या क्या कहानी चल रही है देखो, 1 है और n1, n1 का मतलब हुआ बेटा 1, क्योंकि n1 जिस इनिशियल सेल में आया है तो 1 की पावर 1 माइनस 1 की पावर यहां n2 2 से आया है तो 2 की पावर 2। अब बात समझो बेटा, अगर आप इसे देखो तो आपको सामने क्या नजर आएगा? 1 1 जा 1 1 जा 1 2 2 जा 4 और 1, यानी मेरे हिसाब से आप देखो तो 1/λ इज इक्वल टू r, और अंडर ब्रैकेट 3/4 आएगा क्या? आएगा ना? आएगा बच्चों, आएगा ना? अब आप बात समझो, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 4/3r, ऐसा भी लिख सकते हैं। आप इसको लैम्डा इज इक्वल टू बेटा 4/3 इनटू r की वैल्यू आपको गिवन है बेटा 1.09 इनटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। अब इसको आप यहां पर मल्टीप्लाई करके देखो, यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहां पर बेटा, ध्यान से देखना। यहां पर आपको मिल सकता है 1.22 इनटू 10 की पावर, आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -7 मीटर मिलेगा बेटा, यहां पर मीटर मिलेगा। अब आपको जिसमें भी बताना हो, जैसे यहां पर लैम्डा इज इक्वल टू 1.22 इनटू 10 की पावर -7 मीटर है बेटा, आप इसको मीटर की जगह पर नैनोमीटर भी कर सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू 122 नैनोमीटर। आप इसको एंगस्ट्रॉम में भी कर सकते हो, 1220 एंगस्ट्रॉम। अब बताओ बेटा कि अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एंगस्ट्रॉम सॉरी नैनोमीटर 100 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर है बच्चों, तो ये किसमें होगा? अल्ट्रावायलेट में होगा, और ये इनविजिबल होगा, दिखाई नहीं देगा। 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच होगा बच्चों, ये विजिबल रीजन में होगा और ये दिखाई देगा। 800 नैनोमीटर से अगर 1200 नैनोमीटर है बेटा, तो ये क्या होगा? ये इंफ्रा रेडिएशन है और ये भी दिखाई नहीं देगा। तो आपका रिजल्ट क्या है बेटा? आपका आया है नैनोमीटर में 122 नैनोमीटर, जो कि अल्ट्रावायलेट में आता है, इसलिए ये क्या होगा? इनविजिबल होगा, और इस इनविजिबल रीजन को बेटा हम क्या बोलते हैं? लायमन सीरीज बोलते हैं बच्चों, लायमन सीरीज बोलते हैं। इस तरह से आपको पहले तो पता करना है कि 1 से 2 से 1 में आने पे क्या होता है, और इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 6 से 1 आने पर क्या होता है। इससे आपको याद, हाँ एक चीज और, 6 की जगह एक चीज, हाँ इसमें आप देखो यहाँ 5
5 से 1 आने पे क्या हो सकता है, इसको आप 5 से 1 आने पर क्या हो सकता है, इससे आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ पता चल जाएगी, वेवलेंथ कितना है और वेवलेंथ है अगर जितना, क्या इसके बीच मैच कर रहा है, क्या ये रेडिएशंस दिखेंगी नहीं दिखेंगी, इस बिहाफ पर इसके अलग अलग नेम रखे गए, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुन सीरीज, हम्फ्री सीरीज, इस तरह से अलग अलग सीरीज रखे गए, जिसमें केवल जो विजुअल रीजन में है वो बाल्मर सीरीज है, इसलिए साइंटिस्टों ने इस पूरी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बाल्मर सीरीज के नाम से भी बताया। यहाँ पर ये बात आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो एक चीज समझो,